गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेवेंथ सब कंटेंट है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग आज कंक्लूजन करके ये वीडियो को हम लोग ख़त्म करेंगे। तो शुरू करते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। The Constitution of India has some distinct and unique features as compared to other constitutions to the world. तो पूरे वर्ल्ड में जो अलग अलग कंट्री में जो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के से देखा जाए हमारे जो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कुछ यूनिक फीचर्स है, मतलब कुछ चीज़ों में ये अलग है। तो कैसे है? As Dr. B.R. Ambedkar, the chairman of the drafting committee, puts it, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनका इसके बहुत ज़्यादा उनके योगदान थे कि उन्होंने इसको और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, और इसे और भी यूनिक बनाए थे। The framers had tried to accumulate and accommodate the best features of other constitutions, keeping in view the peculiar problems and needs of our country। तो जो फ्रेमर्स मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन लोगों के ऊपर थे, तो वो क्या किया था, उन्होंने जो दूसरे वर्ल्ड के जो दूसरे अदर कंट्री थे, उस कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनमें से सिर्फ जो बेस्ट था, ये बेस्ट आइडियोलॉजी को या बेस्ट आइडिया को वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए टाइम में उनका अप्लाई किया था। और ऑब्वियसली सिर्फ अप्लाई करने से हुआ नहीं, वो देखा था कि इंडिया के कंट्री के हिसाब से, इंडिया में जो लोग रहते हैं उनके हिसाब से वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सी पार्ट हमारे लिए एप्लीकेबल है। तो ये चीज़ को भी उन्होंने ध्यान से या बारीकी से उन्होंने देखा, फिर उनके हिसाब से ही उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिया को बनाया था। फिर बनाकर वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास ये चीज़, वो अपना ड्राफ्टिंग के जो रिपोर्ट था वो रिपोर्ट को सबमिट किया था। तो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का? लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखा जाए ये सबसे बड़ा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है या सबसे लंबा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन शायद दुनिया में और कहीं पर नहीं है, और अभी भी ये बढ़ रहा है। मतलब देखा जाए अभी भी इसमें बहुत सारे चेंज हो रहा है, जैसे जैसे दिन जा रहे हैं ऐसे में बहुत सारे चेंज होता जा रहा है। दूसरा, पार्शियली रिगिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल। तो कुछ इसमें कठोर है, कुछ पोर्शन बहुत ज़्यादा लचीला है। तो पार्शियली रिगिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल मतलब जो पोर्शन यहाँ पर कठोर है उसे होकर ही उसे एप्लीकेबल किया जाता है, और ये पोर्शन मतलब चेंज नहीं किया जा सकता, उस पोर्शन को उसी तरह से वो पोर्शन उसी तरह से रहता है। जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री, रिपब्लिक कंट्री, तो ये कभी चेंज नहीं किया जा सकता, ये इसी तरह से रहेगा। लेकिन कुछ पोर्शन होता है जो पार्शियली फ्लेक्सिबल, जो उसे चेंज किया जा सकता है, और टाइम टू टाइम उसी हिसाब से उसी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट एक्ट के जरिए उसे चेंज किया जा सकता है। ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है, ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आ जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ऑब्वियसली यहाँ का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट में तो हमारा लोकसभा राज्यसभा दोनों जो हाउस है, तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट में से ही हम एक गवर्नमेंट बनाते हैं। ये फेडरेशन, तो यहाँ पर भी एक फेडरेशन सिस्टम है। लेकिन इंडिया को एक क्वासी फेडरल कंट्री भी कहा जाता है, मतलब फेडरेशन सिस्टम है लेकिन ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जैसे फेडरेशन सिस्टम है उसी तरह का नहीं। उसके बाद डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब यहाँ पर सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि सेंट्रल में कौन कौन सी चीज़ अप्लाई होगा, स्टेट में कौन कौन से पॉलिसी अप्लाई होगा, और ये जो सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता है ये कोई भी कोर्ट के मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे नाकारा नहीं जा सकता। तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो इंडिया के जो लोग, आम जनता है, ये लोग इंडिया में अगर रहना है तो हमें कौन कौन से नागरिक कर्तव्य हमें पालन करना पड़ेगा, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आ जाता है। सेक्युलर स्टेट, तो सेक्युलर स्टेट ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें सेक्युलरिज्म
ठीक है। तो धर्म से हम लोग एक किसी एक धर्म को हम लोग उसके हिसाब से नहीं चलते। हम लोग हमारे यहाँ पर सभी धर्म के समान उनको रहने का अधिकार है। तो सेकुलर स्टेट, तो ये चीज़ आ गया। यहाँ पर जो अलग सभी स्टेट है, तो सभी स्टेट में अब सभी धर्म को समान से मान्यता दिया जाता है। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो जुडिशियरी सिस्टम है ये पूरा इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी के दबाव में ये चीज़, ये जुडिशियरी सिस्टम नहीं आते। सिंगल सिटीजनशिप, तो यहाँ का जो सिटीजनशिप है ये भी सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब यहाँ पे सभी लोगों के लिए सिंगल सिटीजनशिप। जो अगर जो बंदा यहाँ पर यहाँ का नागरिक है तो वो यहाँ का ही नागरिक है, वो दूसरे कहीं का नागरिक नहीं होगा। तो यहाँ सिटीजनशिप जैसे तीन टाइप का होता है, सिंगल सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप एंड डबल सिटीजनशिप। तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर डबल सिटीजनशिप एप्लीकेबल होता है सिर्फ उसी लोगों के लिए जो नोबेल प्राइज विनर होता है, जो जिसको मतलब दूसरे जो जिस कंट्री से नोबेल प्राइज दिया जाता है उनका वहाँ पर नागरिकता उनको मिलता है, तो वो वहाँ का भी सिटीजनशिप ले सकता है और इंडिया का भी ले सकता है। लेकिन इंडिया में सब लोगों के लिए जो चीज़ एप्लीकेबल होता है वो सिंगल सिटीजनशिप एप्लीकेबल होता है। तो ये वाला सब कंटेंट ख़त्म हुआ। इसके बाद हम लोग जो लास्ट वाला जो कंटेंट है इसमें जाएंगे, ये है कंक्लूशन। कंक्लूशन में जाकर ये चैप्टर ख़त्म होगा। तो कंक्लूशन में देखते हैं, ए कॉन्स्टिट्यूशन सिंबलाइज इंडिपेंडेंस ऑफ ए कंट्री। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या होता है, एक इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिया मतलब एक कंट्री का जो उसका जो आज़ादी ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए प्रमाण होता है। फ्रेमवर्क एंड स्ट्रक्चर फॉर द गवर्नेंस ऑफ ए फ्री कंट्री आर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक फ्रेमवर्क एंड स्ट्रक्चर, मतलब एक सरकार कैसे चलेगा, उसका जो परिकल्पना जो होता है वो कैसे होगा, ये एक आज़ाद कंट्री का जो चीज़ डिसाइड किया जाता है, ये सब एक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही ये डिसाइड होता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाई कीपिंग द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया था उसके ऊपर बेस करके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ड्राफ्ट एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया था, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया, बाद में उसने अपना रिपोर्ट पेश किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास एज द बैकड्रॉप विथ रिफ्लेक्टेड द एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो उन्होंने रिपोर्ट पेश किया, फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और वहाँ से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आया था। द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज completed on 26 नवंबर 1949। हम लोग ये पहले ही डिस्कस कर चुके थे बहुत बार। 1949 के 26 नवंबर ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को जो रिपोर्ट फाइनली लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, और उस दिन एडोप्टेड किया जाता और किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 26 1950, और 1950 के जनवरी 26 में इसे इनेक्टेड किया गया था, जिसको हम लोग आज रिपब्लिक डे के दिन से जानते हैं। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद ए प्रीएम्बल व्हिच डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सोवरेन सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो इंडिया के पहले कॉन्स्टिट्यूशन में पहले क्या आता है, प्रीएम्बल आता है, जिसमें सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये पांचों टर्म के बारे में बोला जा रहा है, जिसके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। द प्रीएम्बल ऑल्सो मेंशन्स द गोल ऑफ securing justice, liberty and equality for all its citizens and promotion of national unity and integrity on the basis of fraternity among the people, assuring dignity of the individual। ये भी इंडिया के प्रीएम्बल में बोला गया है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले कि इंडिया में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी ये प्रीएम्बल का गोल डिसाइड किया गया था, और ये इंडिया में हर एक नागरिक को उनको यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, कि एक साथ रहना है फ्रेटर्निटी के ऊपर बेस करके। तो ये चीज़ इंडिया में प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग बोला गया। तो इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पर जो पिक्चर दिया गया ये एक म्यूजियम के अंदर रखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के पिक्चर है, जहाँ पर राइट साइड में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसे। पिक्चर शोज दैट द पेजेस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट द पार्लियामेंट म्यूजियम, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, न्यू दिल्ली। तो ये पिक्चर में क्या दर्शाता है, ये यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के पेज थे स्पेशली प्रीएम्बल का, वो चीज़ यहाँ पर दिया जा रहा है। ये पार्लियामेंट म्यूजियम का जो पार्लियामेंट के लाइब्रेरी बिल्डिंग में है, जो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। पार्लियामेंट म्यूजियम ए हाई टेक स्टोरी टेलिंग म्यूजियम। तो एक हाई टेक स्टोरी टेलिंग म्यूजियम है डिपिक्टिंग द कॉन्टिनम
of the democratic heritage in India has been dedicated by the nation by Dr. APJ Abdul Kalam, President of India, 14 अगस्त 2006। तो 2006 के 14 अप्रैल उस टाइम जब इंडिया के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो उनके डेडिकेशन में ये म्यूजियम उस टाइम बना था, और वो एक हाईटेक इंडियन म्यूजियम है। मतलब वहाँ पर स्टोरी टेलिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है वहाँ पर। तो एक एक म्यूजियम में जो इतना फैसिलिटी होना चाहिए, तो वो फैसिलिटी सभी यहाँ पर एक ये म्यूजियम में है, अवेलेबल है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ several distinctive features। इसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स है। इट इज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, यह दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रिगिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें कठोरता और लचीला दोनों चीज़ ही है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए क्वासी फेडरल, तो ये क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर भी बिलोंग करता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स अ फेडरल सेटअप वेयर डिस्पाइट हैविंग टू क्लियर सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर दो अलग अलग सेट ऑफ गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल है और दूसरा स्टेट है। मोर पावर्स आर गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में सबसे ज़्यादा पावर दिया गया। एक्चुअल में क्या है कि जहाँ पर जैसे यूएसए में है कि वहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि वहाँ पर सेंट्रल भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। लेकिन बात है कि वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट अपने इंटरनल पॉलिसी को देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एक्सटर्नल पॉलिसी को देखते हैं, और दोनों एक दूसरे के पास मतलब दोनों के पावर अलग अलग होता है। लेकिन इंडिया में क्या है कि सेंट्रल स्टेट दोनों सिस्टम ही है, लेकिन स्टेट से थोड़ा बहुत पावर सेंट्रल का ज़्यादा होता है। और सेंट्रल इंटरनल पॉलिसी में आ सकता है, वो एक्सटर्नल पॉलिसी भी देखते हैं। स्टेट इंटरनल पॉलिसी तो देखता ही है, उसके साथ साथ वो चाहता तो किसी बाहर के कंट्री के साथ कोई एक्सटर्नल अफेयर भी कर सकता है, ये अपने हिसाब से होता है। लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए वो कर सकता है। मतलब जैसे यहाँ का कोई एक चीफ मिनिस्टर अगर चाहे कि बाहर के कोई कंट्री के कोई भी एक वाणिज्यिक संस्था से वो अपना कोई एक डील साइन करना चाहते हैं, तो वो कर सकता है ये इसी हिसाब से। तो यूएसए के साथ यहाँ का सिस्टम में थोड़ा सा चेंज है, वहाँ का भी फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये फेडरल स्ट्रक्चर को पूरा फेडरल स्ट्रक्चर नहीं बोला जाएगा, इसे क्वासी फेडरल बोला जाएगा, मतलब आधा फेडरल स्ट्रक्चर है। सेटअप विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो ये बना है यहाँ पर। दिस इज क्लियर डिविजन्स ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर इंडिया में सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवीजन बताया गया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया is the apex court of India which will resolve the disputes between the center and state between the states। तो यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या किया इन्होंने, इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, जो डिसाइड करते हैं which will resolve the dispute between the center and the state। तो सेंटर स्टेट के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आए उसे रिसॉल्व करते हैं कौन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यह और बिटवीन द स्टेट्स, और दो स्टेट के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसे भी सॉल्व करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया हैज़ ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स एंजॉय द रियल पावर्स एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। तो प्राइम मिनिस्टर्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, तो मतलब पार्लियामेंट के अंदर से ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, और वहाँ का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, जो क्या होता है पार्लियामेंट के पास अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर फंडामेंटल राइट्स व्हिच आर जस्टिफिएबल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या होता है, जो फंडामेंटल राइट्स देते हैं ये जस्टिफिएबल है। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैव ऑल्सो बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज भी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया। तो हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज है जो नागरिक कर्तव्य हमें करना पड़ता है एक राष्ट्र में रहने के लिए। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी गिव्स ए कॉन्क्रीट शेप टू द वेलफेयर कॉन्सेप्ट। तो डीपीएसपी वाला सिस्टम भी हमारे पास है, जिसमें एक ठीक से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है गवर्नमेंट के द्वारा कि स्टेट का कौन कौन से पॉलिसी हमें मानना पड़ेगा, तो ये भी आता है। It is time to undertake a study of Indian federalism with a view to evaluate the trends, frictions, and difficulties which have developed in the area of governmental relations, and to seek to develop ways and means to meet the challenging task of making the Indian Federation a most robust, strong, and workable system so that the country may meet the tasks of self-improvement and development। इसका मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इट इज़ टाइम टू अंडरटेक ए स्टडी। तो ये जो टाइम है ये क्या है कि स्टडी ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, इंडिया का जो फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है। तो अभी इंडिया क्या बोला गया, ये क्वासी फेडरल कंट्री है। तो यहाँ का जो फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है विद अ व्यू टू वैल्यूएट द ट्रेंड्स एंड फिक्शन एंड डिफिकल्टीज।
तो ये क्या ये करते हैं, ये मतलब ये दर्शाता है कि विच हैव डेवलप्ड इन द एरिया ऑफ इंटर गवर्नमेंटल रिलेशन। तो दोनों गवर्नमेंट के बीच में, मतलब सेंट्रल स्टेट या स्टेट स्टेट, ये गवर्नमेंट या स्टेट लोकल, ये गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन कैसा है, एंड टू सीक टू डेवलप वेज एंड मीन्स टू मीट द चैलेंजिंग टास्क of making the Indian Federation a most robust, strong and workable system। तो इसमें क्या होता है, जो जो प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और ये उसके वजह से क्या होता है कि इंडिया का जो फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है ये इसके और भी जाकर इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, रोबस्ट बनाता है, और इसको काम के लायक बना देते हैं, सो दैट द कंट्री में मीट द टास्क ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट, ताकि इंडिया तो अपने आप से ये इम्प्रूव कर सके, अपने आप को डेवलप कर सके, और धीरे धीरे हम लोग और भी आगे जा सकते हैं एज ए country। The responsibility lies on not only the jurist and policy framers। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आता नहीं है कि जो जूरी में मेंबर होते हैं उनके ऊपर, मतलब जो न्याय करते हैं उसके ऊपर, और या पॉलिसी फ्रेमर्स जो पॉलिसी बनाते हैं उनके ऊपर, बट ऑल्सो द सिटीजन्स, ये ऑफ द कंट्री। तो एक कंट्री के अंदर जो जो सिटीजन रहते हैं सबके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि टू वर्क इन ए हारमोनियस मैनर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो हम लोग काम करें ताकि हमें काम सटीक ढंग से हमें काम करें, ताकि हमें कंट्री को आगे ले जा सके। तो हमें अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही हमें काम करना है। तो उसी तरह से हमें धीरे धीरे काम करते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन हमें इंडिया को आगे ले जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर सिर्फ पॉलिसी मेकर्स या जूरिस्ट अगर सिर्फ काम करे तो उसमें इंडिया आगे नहीं जाएगा। अगर जाना है ना तो पूरे इंडिया के में जितने भी नागरिक है सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, तभी हमारे देश महान बनेगा और हमारे देश आगे जा सकेगा। तो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी यही तक, थैंक यू।